यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि यदि ऑक्सीकरण है तो पहले यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है उसका चिन्ह बदल देंगे, और यदि ये अवकरण हुआ होता और आप लोग अच्छे लोग हैं, आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन का तभी पता होगा जब 1 मोल में पता होगा। और एक आर बढ़ता है तो नाभिक उस पर कम बल लगाता है, जब नाभिक उस पर कम बल लगाता है तो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा तो ऊर्जा कम लगेगा, ऊर्जा कम लगेगा उसका एनर्जी का मान घट जाएगा। तो बताना क्या चाहते हैं, यानी कि जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाएगा, जिसमें से आसानी से गति कर पाएगा उसका धारा का प्रवाह अधिक होगा, जिसका धारा का प्रवाह अधिक होगा। तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। दोस्त, आप लोग पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव करे होंगे उसमें आप लोग ये सीखे होंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को घुमा के अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। दोस्त, आज आप लोग चैप्टर 3 का हर एक ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे और एक ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, यही हमारे वीडियो में खास होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। पहले समझते हैं फैराडे का किसके संबंध में नियम था और कितना नियम था, और फिर हम लोग सीखेंगे कि प्रथम नियम किससे संबंधित होता है और फिर सीखेंगे द्वितीय नियम किससे संबंधित होता है। देखिए, ऐसे उन्होंने क्या किया, एक विशेष प्रकार का पात्र लिया, विशेष प्रकार का पात्र। ऐसा नहीं कि लोहा में आप लोग लोहा के कोई पात्र में आप कोई अभिक्रिया कराएंगे, पता चलेगा कि उससे ही लोहा अभिक्रिया कर लेगा और कुछ और बना देगा। तो शीशा का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विशेष प्रकार का पात्र। यानी सभी पात्र में ये क्रिया नहीं होती है, विशेष प्रकार के पात्र। और पता है उसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं, उसके अंदर हम लोग वैद्युत अपघट्य भरते हैं। और जो लोग भी शुरू से क्लास किए हैं उनको ये पता होगा कि विद्युत अपघट्य उसको बोलते हैं जो प्लस और माइनस में टूट जाए। और कब टूटेगा प्लस और माइनस में, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड लगाकर ऐसे हम लोग सेल के माध्यम से धारा का प्रवाह करेंगे तो ये आयन टूट जाएगा। किस में टूटेगा, प्लस में और माइनस में। तो जो माइनस प्लेट है, जो प्लस है वो माइनस की ओर आकर्षित होगा, जो माइनस है वो प्लस की ओर आकर्षित होगा। वो किस नियम के अनुसार, तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े हैं कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है, खींचती है। यानी प्लस माइनस की तरफ चला जाएगा और माइनस प्लस की तरफ चला जाएगा। अब क्या सीखे तो सुनिए, जब विशेष प्रकार के पात्र में हम लोग वैद्युत अपघट्य को भर के धारा का जब प्रवाह करते हैं तो वो आयन में टूट जाता है, और आयन में टूटने के बाद इलेक्ट्रोड पर जुट जाता है, और इसी को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। और यही विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिया। पहला M समानुपाती Q, ये प्रथम नियम, और द्वितीय नियम है M समानुपाती E, ये द्वितीय नियम। प्रथम नियम M समानुपाती Q और द्वितीय नियम M समानुपाती E। अब सवाल उठता है कि भैया तो बताना क्या चाहते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर M बराबर ZQ बोलेंगे, और Z ही हम लोगों का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। खैर ये नहीं सीखना है आपको, बस केवल बता रहे हैं कि प्रथम नियम द्वितीय नियम, नहीं तो पूरा थ्योरी देना पड़ जाएगा। ये देखिए, तो M मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, और Q मतलब होता है प्रवाहित आवेश। इस प्रवाहित आवेश के जगह पर बहुत सारा किताब विद्युत धारा की मात्रा लिखता है, और विद्युत धारा की मात्रा और विद्युत धारा एक ही चीज नहीं है। विद्युत धारा की मात्रा मतलब होता है आवेश, तो हम डायरेक्टली विद्युत धारा की मात्रा की जगह पर डायरेक्टली बोलेंगे क्या, आवेश। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का द्वितीय नियम M मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, और E मतलब क्या, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसको फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। समझे बात को, बोले ओके। तो दोस्त, आप लोगों से पूछा गया फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत धारा की मात्रा यानी प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी प्रवाहित आवेश पर निर्भर करता है। लेकिन फैराडे का द्वितीय नियम में क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग का तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है। तो चूंकि हम लोग का सवाल तुल्यांकी भार से रिलेटेड है, द्वितीय नियम संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत अपघट्य का समतुल्य भार। यानी 1 का आंसर हो जाएगा क्या नंबर, बी नंबर। फिर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। आपको ये बताएं जानकारी के लिए कि 2 प्रकार का सेल होता है। एक होता है मेरे दोस्त प्राथमिक सेल, एक होता है प्राथमिक सेल, और एक होता है मेरे दोस्त द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का कौन कौन एग्जाम्पल है और द्वितीयक सेल का कौन कौन एग्जाम्पल, इसी को सीख लीजिए बखूबी। देखिए, प्राथमिक सेल का हो जाएगा शुष्क सेल, शुष्क सेल हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाएगा,
डेनियल सेल हो जाएगा, डेनियल सेल हो जाएगा, लुकलांस सेल हो जाएगा, लुकलांस, लुकलांस, लुकलांस सेल हो जाएगा, डॉट डॉट एटसेट्रा। ये सब प्राथमिक सेल का एग्जांपल है। द्वितीयक सेल हम बोलते हैं लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। उसके बाद हो जाएगा क्या, पारा, पारा संचायक सेल। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी एग्जाम्पल होगा दोस्त इससे बाहर नहीं होगा। तो आपको प्राथमिक सेल का कौन कौन एग्जाम्पल मिला, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लुकलान सेल। द्वितीयक सेल का लेड स्टोरेज सेल, और इसी को लेड मतलब होता है सीसा, लेड मतलब क्या होता है सीसा, और स्टोरेज मतलब क्या होता है संचायक। यानी जिसके भी सेल में संचायक लग जाता है तो हम लोग का द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। यानी लेड स्टोरेज सेल हो गया, पारा संचायक सेल हो गया, या इसको हम लोग पारा स्टोरेज भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाजुला कर बात आपको ये बताया कि द्वितीयक सेल में स्टोरेज या सेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब आप लोग पहचान कर सकते हैं, बताइए कौन किस में हम लोग का संचायक या स्टोरेज लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर बोल रहा है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए, इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको बताएं कि पहले आपको ढूंढना है कि यहाँ पर पहले ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण। यहाँ पर सबसे पहले ढूंढना है ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण। देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जब भी ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो यहाँ पर यदि प्लस चिन्ह है तो उसको माइनस करेंगे, और यदि माइनस रहता उसको प्लस करते। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि यदि ऑक्सीकरण है तो पहले यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया गया है उसका चिन्ह बदल देंगे, और यदि यह अवकरण हुआ होता तो चिन्ह का मान नहीं बदलते। और कितने लोगों को पता है कि ऑक्सीकरण अवकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और मान लीजिए ऐसा रिएक्शन देता Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यहाँ पर Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ग्रहण किया गया। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये हम लोग का अवकरण हुआ। इसमें यदि ये वैल्यू दिया जाता है ना तो हम लोग चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चिन्ह कब बदलेंगे, जब ऑक्सीकरण हो रहा हो, बोलेगा बदल दिए। उसके बाद बदलने के बाद मेरे दोस्त आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, सेल विभव बोले या विद्युतवाहक बल बोले, सेल विभव बोले या फिर विद्युतवाहक बल बोले, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और हम लोग कैथोड उसको बनाते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा होता है। आपसे बोलेंगे किसका वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा, आपको लग रहा होगा ये गलत है, माइनस में जो वैल्यू कम होता है वही मान ज्यादा होता है। तो हम लोग लिखते हैं माइनस 0.41 घटाओ कितना हो जाएगा -76, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी यहाँ पर होगा 0.41 और प्लस 0.76। बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा है, प्लस या माइनस का? तो प्लस का। घटाइए 0.76, 0 पॉइंट क्या हो गया 41, 6 में से गया 5, 6 में से गया कितना हो गया 5, और यहाँ पर क्या हो गया 7 में से 4 गया 3। यानी आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया कितना 0.35 वोल्ट। बोलेगे सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, हम बोल रहे हैं ना सही है, तो सही है, ठीक है। वो गलती दिया है, नादान लोगों को माफ करते हैं और आगे का काम करते हैं। चलिए देखिए अब आएगा प्रश्न, देख लेते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन होगा, इस टाइप का दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है होगा इस टाइप का, इधर इधर है। इसका आंसर 0.35 और दिखा रहे होगा, हमको लगता है यहाँ पर भी है। इस टाइप का जो भी सवाल है ना उसका करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है ये 26 नंबर सवाल, बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है, आप बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है। तो सर इसमें तो अवकरण हो रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन पहले है, तो क्या इसका चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सर नहीं बदलेंगे। तो आपका क्या फॉर्मूला निकालना है, विद्युतवाहक बल या सेल विभव। तो विद्युतवाहक बल या सेल विभव का सूत्र क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड उसको मानते हैं जो वैल्यू हम लोगों का ज्यादा होता है। तो ज्यादा कौन है, ये वाला ये नीचे वाला? बोले सर 0.80, और घटाओ क्या हो जाएगा -0.14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0.80 प्लस 0.14, यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.94 वोल्ट आंसर, ये बन गया। अभी रुकिए, अभी और प्रश्न होगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं एक सवाल, देखिए ये यहाँ पर सवाल है आप लोगों से,
फिर बोल रहा है कि इसमें भी सवाल क्या पूछा गया है, इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है कि विद्युतवाहक बल क्या होगा। विद्युतवाहक बल यानी निकालना है, ई सेल निकालना है, तो इस सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसको मानेंगे, तो पहले ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। Zn2 प्लस था, अब Zn हो गया, तो Zn2 प्लस से Zn कब हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। पहले Fe2 प्लस था, अब Fe हो गया, तो 2 प्लस था तो Fe कब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही ना Fe बनेगा। यदि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर +2 था, यहाँ पर 0 हो गया, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है तो अवकरण हो रहा है। यहाँ पर +2 था, यहाँ पर 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट गया है तो अवकरण हो रहा है। और जब भी अवकरण हो रहा होगा तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो अब चलिए चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कौन वैल्यू ज्यादा है, ये वाला या फिर ये वाला, तो हो जाएगा -0.44। घटाओ कितना हो जाएगा, -0.76। आप लोग हीरे जैसे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। बताइए क्या होने वाला है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा आप लोगों का 0. यहाँ पर हो जाएगा देखिए -0.44 और प्लस कितना हो गया 0.76। तो हो जाएगा, इसको यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +0.32 वोल्ट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो गया। यानी इस टाइप का जितना भी आपने प्रश्न किया ना दोस्त, अब इससे फालतू कुछ नहीं होने वाला है, आपने इसका सब क्वेश्चन आपने कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बोल रहे संक्षारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या है। देखिए संक्षारण तब घटित होता है ना जब उससे कोई ताकतवर चीज उसको आकर उसको खत्म कर देता है, उसको प्रभाव को समाप्त कर देता है, दूसरे से क्रिया कर लेता है। तो ये तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता ही है कि भैया लोहा को विघटित करना है तो उससे कोई ज्यादा क्रिएटिव चीज हो आएगा तो ही उसको विघटित कर पाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जल में उपस्थिति, वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में होता है ना तो एक परत का निर्माण करता है जिससे जो जंग लगना होता है वो हो सकता है घट जाए। धातु में उपस्थित अशुद्धि, जितना धातु में अशुद्धि रहेगा ना उतना ज्यादा वो प्रभावित होगा संक्षारण। ठीक है। प्रोएक्टिव कोटिंग की उपस्थिति मतलब क्या होता है कि धातु के ऊपर लेप लगाना ताकि धातु संक्षारण ना हो। तो हालांकि हम लोगों का आंसर हो सकता है सभी, लेकिन देखिए 2 ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर। एक प्रोएक्टिव कोटिंग की उपस्थिति जो रहना, तो यदि उपस्थित होगा ना तो हम लोग का जंग नहीं लगेगा, उपस्थित होगा तो हम लोग का जंग नहीं लगेगा। नंबर 1 बात। यहाँ पर अनुपस्थित होता ना तो हो सकता है कि जंग लग जाता, क्योंकि हम बोले कि पेंट लगने पर जंग लगता है कि पेंट नहीं करने पर जंग लगता है। सर पेंट नहीं करने पर जंग लगता है, यानी जब अनुपस्थिति होगा ना तो जंग लगेगा, यानी आंसर होना चाहिए क्या, डी। ठीक। अच्छा ये भी बात सही है कि भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उपस्थित होगा जल में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय गैस होता है, कुरकुरे में भरा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस होता है। ये क्या करता है ना कि क्रिया करने नहीं देता है, तो जब क्रिया करने नहीं देगा तो भैया हमारा धातु जो है वो संचारित रहेगा, बचा रहेगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, हालांकि एग्जैक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बोल रहे हैं धातु सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त करता है। मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पर आप लोग का 2 टाइप का सवाल पूछता है, हम बता दे रहे हैं यहीं पर, फिर बार बार नहीं बताएंगे। देखिए या तो हम लोग पात्र में द्रवित अवस्था भरे हैं, द्रवित अवस्था मतलब क्या, केवल NaCl भरे हैं और इसमें हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड भरा और इसमें हम लोग धारा का क्या किए, प्रवाह किए। और दूसरा स्पेशल केस है कि इसमें हम लोग क्या किए, केवल NaCl नहीं मिला है दोस्त, इसमें NaCl के साथ साथ, अब आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने NaCl के साथ साथ हमने जल भी मिलाया है H2O, लेकिन यहाँ पर हम लोग का केवल NaCl मिला है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो यदि ये वाला हम लोग का प्लस हिस्सा है तो इस पर माइनस इकट्ठा होगा और ये प्लस वाला माइनस पर इकट्ठा होगा। यानी बड़ा वाला जो प्लेट होता है उसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं, और छोटा वाला प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो वास्तव में एनोड पर कौन इकट्ठा होगा, तो जो हम लोगों का ऋणायन बन रहा होगा, और ऋणायन कौन बन रहा है, Cl माइनस। और हम लोगों का एनोड जो है, एनोड पर तो ये इकट्ठा हो, लेकिन कैथोड पर कौन इकट्ठा हो रहा है मेरे दोस्त, तो कैथोड पर हम लोग कौन इकट्ठा हो रहा है, Na प्लस, क्योंकि ये 2 ही था। लेकिन यदि उसमें जल हो जाए ना तो दोस्त इसमें टूटने वाला केवल 2 था, लेकिन यहाँ पर 4 चीज टूटेंगी, एक Na प्लस, एक Cl माइनस, एक H प्लस, एक OH माइनस, इतना सारा बात टूटेगा। तो क्या होगा ना, Na प्लस और H प्लस दोनों चाहेगा ना कि हम क्या हो कि माइनस प्लेट पर जाएं। माइनस प्लेट कौन है, ये। तो दोनों चाहेगा कि कैथोड पर जाए, लेकिन जाएगा कौन, जो जल्दी जाकर डिस्चार्ज हो जाए।
Na+ जाकर डिस्चार्ज हो रहा होगा, तब तक जाके H+ डिस्चार्ज हो गया, यानी H+ आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है, आसानी से खत्म हो जाता है, इसलिए H+ जल्दी जाके इकट्ठा हो जाएगा। कहां जाके इकट्ठा हो जाएगा? तो H+ है तो माइनस पे इकट्ठा होगा, यानी कैथोड पर कौन इकट्ठा होता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि वही हम बात कर ले कि बताइए कि एनोड पर कौन इकट्ठा होगा, तो अब Cl- और OH- दोनों लड़ रहा है जाने के लिए उस पर। तो ऐसे ही OH जो है ना, OH कब होगा? जब हम लोग का तनु विलयन है, तो तनु विलयन की स्थिति में OH- चला जाएगा किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा? एनोड, यानी एनोड पर जाकर चला जाएगा, तो उस पर क्या इकट्ठा होगा? ऑक्सीजन। यानी एनोड पर कौन सा? आपको ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, जब कभी भी द्रवित अवस्था बोले तो एनोड मतलब प्लस पर हम लोगों का माइनस इकट्ठा होगा। माइनस कौन होगा? क्लोरीन। जब भी हम लोगों का क्या बोला जाए, द्रवित अवस्था और कैथोड पर पूछा जाए, कैथोड मतलब माइनस पर कौन इकट्ठा होगा? प्लस, Na+। लेकिन यदि आप लोगों से बोला जाए कि जलीय घोल में क्या, तो जलीय घोल में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। यही बात बताएं। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। बताइए कैथोड पर क्या मुक्त होता है मेरे दोस्त? बताइए। तो क्या बोला गया? द्रवित। और कैथोड, कैथोड मतलब क्या? माइनस। तो माइनस पर कौन इकट्ठा होगा? प्लस। और प्लस कौन है? क्या क्लोरीन प्लस है? नहीं, सोडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। लेकिन वही यदि यहाँ पर NaCl का जलीय घोल होता ना, तो सोडियम नहीं होता, वहां पर हाइड्रोजन गैस हो जाता। समझे? यानी दो बातें हैं, या तो आप लोगों से द्रवित अवस्था बोलेगा या फिर आप लोग का जलीय घोल बोलेगा। समझे? फिर बोल रहा है 96,500 कूलम इतना है तो मुक्त करता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है ये न्यूमेरिकल। चलिए अब इस टाइप का सवाल आएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए बता दे रहे हैं, इस टाइप पे भी सवाल आपको करा दे रहे हैं, नहीं तो फिर उसके लिए अलग अलग बताना पड़ेगा। द्रवित अवस्था चलिए और दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल। जब भी जलीय घोल आ गया तो बताइए कैथोड, कैथोड मतलब क्या? माइनस प्लेट पर कौन इकट्ठा होगा? तो हाइड्रोजन गैस। और प्लस मतलब एनोड, एनोड पर कौन इकट्ठा होगा? ऑक्सीजन गैस। चलिए देखिए सवाल, जलीय घोल पूछा गया है तो विद्युत विच्छेदन की क्रिया में धनोद, धनोद मतलब क्या? एनोड, एनोड पर कौन इकट्ठा होगा? तो एनोड पर इकट्ठा होगा ऑक्सीजन। और ऋणोड मतलब क्या? कैथोड पर कौन इकट्ठा होगा? हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन है जिसमें O2 और H2 होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अभी रुकिए और होगा तो और दिखा रहे हैं आपको। और दिखा रहे हैं आपको। इस टाइप का जो भी सवाल होगा आपको करा दे रहे हैं। देखिए विद्युत, ये तो आसान है और दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहां पर सवाल है, बोल रहा है कि NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा पदार्थ इकट्ठा होगा? तो जलीय घोल बोला है ना दोस्त, और कैथोड मतलब क्या? माइनस। तो माइनस पर कौन इकट्ठा होगा? प्लस। और प्लस कौन है? हाइड्रोजन गैस। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। सीखे? यानी आप एक टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं दोस्त, उससे यदि सीख गए ना कंसेप्ट, तो आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो चुका है, बोल रहा है 96,500 कूलम। अब इस टाइप का भी बहुत सारा आपको सवाल मिलता है। देखिए पहले कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन में मुक्त होगा। तो पहले CuSO4 को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ना सीखिए, उसके बाद जोड़ना भी सीख जाएंगे। CuSO4 को जो तोड़ेंगे तो हम लोग का Cu2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। बात चूंकि कॉपर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कॉपर Cu2+ जो है, अब एक Cu2+ चला जाएगा भैया, कहां पर चला जाएगा? तो ये प्लस प्लेट जाकर माइनस प्लेट पर जाके चाहेगा ना कि हम वहां पर इलेक्ट्रॉन को जाके ग्रहण करें। यानी कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो ये भैया कॉपर बन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। और आपको एक बात बताएं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जैसे 1 दर्जन में 12 फिक्स होता है ना, ऐसे 1 मोल में एक संख्या फिक्स होता है, 6.022 × 10⁻23। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻, कितना? -19। जब गुना भाग करेंगे तो वही हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात खत्म। तो कुल मिला जुला के बाद बोली गुना भाग करने पर आएगा कितना? तो आएगा कितना? 96,500 कूलम। हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग में होता है। एग्जैक्ट होता है कितना मेरे दोस्त? 96,487 कूलम। ठीक है।
अब देख लीजिए यहां पर क्या है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हम लोगों का क्या हुआ, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हम लोगों का कॉपर प्राप्त होगा। कितना मोल कॉपर प्राप्त होगा, 1 मोल कॉपर प्राप्त होगा, 1 मोल कॉपर। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में, समझिएगा बातों को, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन में हम लोग का 1 मोल कॉपर प्राप्त होगा, 1 मोल कॉपर, बोले ठीक है। अब 1 मोल कॉपर मतलब क्या, 1 मोल किसको बोलते हैं, यदि परमाणु द्रव्यमान इसका 63.5 है ना, तो ये परमाणु द्रव्यमान होता है एमयू में, लेकिन उसको यदि ग्राम में लिखेंगे ना, वही 1 मोल के बराबर होता है। अब आप याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 96,500 कूलम, और 2 मोल बोलेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुना, यानी 2 गुना 96,500 बराबर कितना हो जाएगा, 63 पॉइंट कितना 5। और यदि आपको 96,500 कूलम का ही निकालना है तो 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 96,500 कूलम का निकालना है तो 63.5 बटा में क्या हो जाएगा, 2। जब भागा देंगे तो इतना हो जाएगा। दोबारा सुनिए, पहले ये टूटा, बोले हाँ टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो कितना मोल कॉपर बनेगा, 1 मोल कॉपर बनेगा। और 1 मोल कॉपर मतलब क्या, उसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख दे। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि एक मोल में 96,500, तो 2 मोल में 2 से गुना करेंगे मेरे दोस्त। और आपको 96,500 कूलम में तो चाहिए ही, तो ये 2 गुना फालतू में ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। और जब गुना भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अभी देखिए इससे और रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, इस टाइप का यदि और क्वेश्चन है तो आपको करा रहे हैं। यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम, ऐसे एग्जैक्ट 96,487 होता है, सॉरी 96,487 होता है, सही है। और देख लेते हैं, फिर देखिएगा इसमें भी होगा, आइए देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है कि 1 मोल Al3+, तो मेरे दोस्त Al3+ जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा कि बनेगा, तो इतना 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Al बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और आप लोग अच्छे लोग हैं, आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन का तभी पता होगा जब 1 मोल में पता होगा। और 1 मोल में कितना होता है, 96,500 कूलम, ठीक है। तो 2 मोल बोलेंगे 2 से गुना, और 3 मोल बोलेंगे तो 3 से गुना। जब 3 का इससे गुना करेंगे ना, तो ये लगभग 1 2 3 4 5, यानी लगभग ये आपका 10 का पावर 5 के बराबर है। ये 10 का पावर लगभग 5 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। लगभग गुना भाग कीजिएगा, यही आंसर आएगा, बात खत्म, खत्म हो गया बात। हमने बोला कि Al3+ का कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इतना। तो 2 मोल में 2 से गुना, 3 मोल में 3 से गुना, बस। तो एक आपसे पूछे कि मान लीजिए कि Fe2+ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe बनता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे 96,500 कूलम, और 2 से गुना कर देंगे, बन गया। इतना ही तो आसान है। और दिखा रहे हैं आप लोगों का है कोई, अब इससे रिलेटेड कोई और है तो बता रहे हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि एक फैराडे CuSO4 के विलयन में निक्षेपित क्या होता है। तो पहले ये तो समझेंगे कि CuSO4 को तोड़ेंगे तो कितने भागों में टूटेगा, Cu2+ में SO4 2- में, बोले हाँ सर। अब मेरे दोस्त यहाँ पर वही सवाल तो दोबारा पूछा गया है। तो अब बताइएगा कि Cu2+ कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो क्या बनेगा, कॉपर। 1 मोल कॉपर है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बताइए कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 2 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, तो 1 मोल कॉपर बनेगा। और 1 मोल कॉपर कहने का मतलब क्या, 63.5 ग्राम बनेगा। और आपको 2 फैराडे का नहीं पूछा जा रहा है, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे को यहीं पर रहने दीजिए, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 31.76 ग्राम, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण का कॉपर बनता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे, तो 2 से गुना करेंगे, 1 फैराडे का निकालना है, 2 गुना में इधर आया तो भागा में, बस बन गया। यानी यही इसका आंसर हो गया, हो गया। और दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस पर क्वेश्चन है तो और दिखा रहे हैं। देखिए कि यहां पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। पहले समझिए कि ऑक्सीजन मतलब क्या, O2-, ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट कर देगा, यानी O2- जो है मेरे दोस्त, O2- है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, O2। और तो कुल मिला जाएगा बात कि इसको कितना डोनेट करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए मेरे दोस्त कि यदि आपको 1 मोल ऑक्सीजन बनाना है तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा।
2 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 2 फैराडे, समझे। यानी 1 मोल ऑक्सीजन यदि बनाना है तो आपको कितना फैराडे देना पड़ेगा, 2 मोल, ठीक है। और 1 मोल ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या होता है कि यदि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, उसको यदि ग्राम में लिख देंगे ना तो इतना होगा। तो आप कितना भी ग्राम का निकाल सकते हैं, कब, जब आपको 1 ग्राम का पता होगा तब। यानी 16 ग्राम में 2 फैराडे, तो 1 ग्राम का निकालना है तो ये 2 हो गया और बटा में क्या, 16 फैराडे। 3 ग्राम के बोलेंगे 3 से गुना, 4 ग्राम बोलेंगे 4 से गुना, और 32 ग्राम का बोल रहे हैं तो 2/16 गुना क्या हो जाएगा, 32। तो 16 दूनी का कितना हो गया, 32, 2 दूनी का 4 फैराडे आंसर। दोबारा सुनिए कैसे बना है। इसको कितना त्याग करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ही ना हम लोग का O2 बनेगा। तो 1 मोल O2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल O2 के लिए, यहां पर आगे एक छिपा है ना, तो 1 मोल O2 के लिए कितना मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 मोल, ठीक है। तो अब समझिए कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 2 फैराडे, और 1 मोल ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या, उसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिए तो 16 ग्राम हो गया। और आपको 1 ग्राम का निकालना है तो 16 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 1 ग्राम बराबर 2 बटा में कितना हो गया, 16, और 2 ग्राम बोलेंगे 2 से गुना, 32 ग्राम बोलेंगे 32 से गुना कर देंगे और आंसर आ गया। और है इस पे क्वेश्चन नहीं। चलिए आप लोग ये सब जितना भी इसका क्वेश्चन था वो हमने आपको बताया। अब आइए हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। फिर बोल रहा है कि उष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ये आप लोग बचपन से सीखते हैं, ग्रेफाइट। क्या होगा आंसर दोस्त, ग्रेफाइट। बोल रहा है कि फैराडे का कौन नियम किससे संबंधित है, तो आपको बताया है कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो किसके समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्ट, और समतुल्य भार मतलब क्या, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोल रहा है 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होता है, तो हमने बताया था 1 फैराडे मतलब क्या, 1 फैराडे मतलब यहां पर 1 फैराडे जब भी धारा के प्रवाह करेंगे तो वो 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। और मेरे दोस्त आप लोगों को पीछे भी बताया गया है, ये आप लोगों का क्रोमियम ऑक्साइड जो एक ऐसा ऑक्साइड होता है ना जो लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और ये हम लोग का क्या होता है, ये विद्युतीय गुण भी दर्शाता है। फिर ये सवाल आप लोगों से बोला गया है कि बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा। तो किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए एक ही समीकरण इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग का होता है नर्नस समीकरण। और नर्नस समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस RT/NF, या तो नेचुरल लॉग लिखेंगे या फिर हम लोग इसको लॉग में लिखेंगे तो 2.303 लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। बोलो ठीक है। तो चलिए E0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया, E0 का वैल्यू दिया गया 1.30, और ये R नियतांक है, T 298 केल्विन रखेंगे, और ये वैल्यू रखेंगे और F का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0.059। ये आप लोग न्यूमेरिकल किए होंगे। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो रहा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। तो नीचे कितने रख देंगे, 2। अब यहाँ पर हो गया लॉग। उत्पाद क्या है, उत्पाद दोस्त क्या है आप लोगों का, तो उत्पाद यहाँ पर H प्लस का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग H प्लस का स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, H प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अभिकारक में कोई है, अभिकारक में कुछ है दोस्त, नहीं, अभिकारक में तो कोई है ही नहीं, कोई हम लोग का विद्युत अपघट्ट है ही नहीं, कोई प्लस माइनस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा 1.130 माइनस 0.059 बाई में कितना हो गया, 2। और ये H प्लस क्या होता है, तो H प्लस जो होता है वो 10 का पावर माइनस pH के बराबर होता है, 10 का पावर माइनस pH, 10 का पावर माइनस pH के बराबर होता है, 10 का पावर माइनस pH। और pH के वैल्यू दिया गया, pH के वैल्यू दिया गया 2, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर लॉग का लॉग रखे और H प्लस का जगह पर रख दिया 10 का पावर -2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4, और -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो इस प्रकार से 1.30 माइनस 0.059, ठीक है, और बाई में कितना हो गया, 2। और ये जो -4 था इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर बेस छिपा रहता है 10, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। ये सब जब कटा देंगे और कटाने के बाद गुना भाग करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1.42। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1.42 वोल्ट। समझे, यही इस सवाल का जवाब है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। LiCl NaCl KCl में अनंत तनुता पर समतुल्य सुचालकता क्या होगा।
तो आपको बता दें कि किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो नाभिक उस पर कम बल लगाता है, जब नाभिक उस पर कम बल लगाता है तो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा तो ऊर्जा कम लगेगा, ऊर्जा कम लगेगा उसका कारण ऊर्जा का मान घट जाएगा। बताना क्या चाहते हैं, यानी कि जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाएगा, जिसमें से आसानी से गति कर पाएगा उसका धारा का प्रवाह अधिक होगा, जिसका धारा का प्रवाह अधिक होगा उसका चालकता ज्यादा होगा। तो बताइए किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो बताइए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हम लोगों का उसका इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो बताइए सबसे नीचे कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबसे नीचे कौन है, पोटेशियम। इसी का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी सबसे ज्यादा पोटेशियम वाला होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा के, उसके बाद Na, उसके बाद Li। फिर बोल रहा है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल में समतुल्य सूचकांकता इतना है, विशिष्ट सूचकांकता इतना है, तो आपको बताना है KSP, विलेयता गुणनफल। देखिए दोस्त, अब विलेयता गुणनफल कैसे निकलता है इसको समझिए। जब भी आप लोग विलेयता गुणनफल निकालने चलेंगे, विलेयता गुणनफल निकालने चलेंगे, KSP निकालने चलेंगे, तो आपको क्या चाहिए, मोलर सांद्रता चाहिए। क्या चाहिए आपको, जैसे बेरियम सल्फेट का निकालना है तो बेरियम सल्फेट दो भाग में टूटता है, Ba2+ और SO4 2- में टूटता है। तो दोनों का मोलर सांद्रता यदि आपको पता चल जाएगा तो दोनों का गुना करके हम लोग विलेयता गुणनफल निकाल लेंगे। लेकिन मोलर सांद्रता मतलब होता है मोलरता, मोलरता का तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो मोलरता निकालने के लिए आपके पास एक तरीका है कि λm बराबर K गुना 1000 बटा में C है, तो C मोलर सांद्रता है, इसी का वैल्यू भागा को इधर लेकर आइए, तो K गुना 1000 बटा में क्या हो जाएगा, λm। काश हमको K, तो K तो दिया है क्वेश्चन में, 1000 आपको तो कोई रखना नहीं है। अब यहाँ पर λm का वैल्यू दिया होता है ना तो C निकल जाता, और C यहाँ पर दोनों को जगह पर रख देते तो हम लोग का KSP निकल जाता। लेकिन बवाल इस बात का है कि λm नहीं दिया है। तो λm निकालने का एक और तरीका होता है कि λm निकालने का λ-eq गुना n होता है। n मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग का टूटा या जुटा है, और λ-eq मतलब क्या, कि उसके तुल्यांक चलकता। अब आपको एकदम सही जगह पर आ गया है, λ-eq क्वेश्चन में दिया गया है, और कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। और n कितना इलेक्ट्रॉन टूट रहा है या जुट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 800 हो जाएगा, यानी λm का वैल्यू 800 हो जाएगा। अब देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है, 8 गुना 10 का पावर -5 दिया है, 8 गुना 10 का पावर -5, 8 गुना 10 का पावर कितना दिया है, -5। तो यहाँ पर हम लोग K की जगह पर रख देंगे कितना, 8 गुना 10 का पावर -5, और 1000 मतलब क्या, 10 का पावर 3, और λm का वैल्यू कितना दिया, λm का वैल्यू पता चल गया कितना, 800, यानी 8 गुना 10 का पावर 2। देख लेते यही ना है, चलो ठीक है। अब देख लेते उसके बाद गुना भाग करते हैं। देखिए 8 से 8 क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 हो जाएगा, 7 में 3, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -4। तो आपको मोलर सांद्रता पता चल गया 1 का, तो 1 का नहीं चाहिए, दोनों का ना चाहिए, 10 का पावर -4 और 10 का पावर -4। आप लोग हीरे जैसे लोग हैं, बेस सेम है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -8। यही इस सवाल का जवाब है और यही इसका आंसर है, खत्म। यानी आप मोलरता निकालने चले, मोलरता के लिए λm चाहिए था, λm के लिए λ-eq चाहिए था। जब गुना भाग करेंगे तो विस्तार से वहां पर ले जाकर रखेंगे और आंसर को लाएंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8, यानी आंसर नंबर बी। फिर बोल रहा है कि 1 फैराडे विद्युत के कितने कूलम, ये तो हो चुका है, 96,500 कूलम। और बोल रहा है कि वह सेल जो विद्युत, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका नाम क्या क्या है। देखिए आपको बताया दोस्त कि एक जो आप लोग डैनियल सेल पढ़े होंगे, डैनियल सेल वो बनता कैसे है, यहाँ पर Zn का छड़ तो ZnSO4, Zn का छड़ ZnSO4, यहाँ पर Cu का छड़ तो CuSO4, ऐसे विलयन होता है, ठीक है, CuSO4। होता क्या है ना कि Zn ताकतवर होता है Cu से, तो Zn जब ताकतवर होगा ना तो Zn क्या हो जाएगा ना कि Zn टूट जाएगा 2 भागों में, Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस रास्ता के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ये प्लेट कैसा हो गया, ओहो सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह नहीं पाएगा, देखिएगा क्या होने वाला है पिक्चर में। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो यहाँ पर चला गया, लेकिन जो Zn जब त्याग किया तो Zn2+ भी तो बना, तो विलयन के कहाँ आ गया, अंदर, यानी Zn2+ विलयन के अंदर। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आया ना तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता नहीं है, यदि रहता तो माइनस प्लेट हो जाता। अब इसका बवाल क्या है ना कि CuSO4 उसी समय 2 भागों में टूट गया, Cu2+ और SO4 2- में टूट गया, SO4 2- में टूट गया। अब ये Cu2+ कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर, किस लिए जा रहा है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा, कॉपर। तो जैसे ही जब इस प्लेट के ऊपर गया तो ये प्लेट कैसा हो गया, प्लस, और ये प्लेट कैसा हो गया मेरे दोस्त, क्योंकि कोई भी चीज प्लस है तो माइनस भी है, उदासीन करने का मतलब एगो प्लस तो एगो माइनस, और इसमें से प्लस निकल के बाहर आ जाए तो मेरे दोस्त इसमें बच क्या जाएगा, माइनस। यानी आप लोग क्या बातें सीखे, बातें ये सीखे दोस्त
कि जब हम लोग का विद्युत अपघट्ट में आ गया प्लस तो ये कैसा हो गया माइनस, और इसी को इसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है, तो माइनस, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कोई पूछेगा कैथोड कैसा होता है विद्युत अपघटनी सेल नहीं, विद्युत रासायनिक सेल में, तो कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस। ठीक है, ये सब कुछ बातें थे। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें प्लस ज्यादा हो जाएगा और CuS2 प्लस तो ऊपर चला गया, तो इसमें फालतू में क्या बच जाएगा, SO4 माइनस। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें हम लोग लवण सेतु डालते हैं, जिसमें हम लोग का K2SO4 को जिलेटिन के साथ भर के रख देते हैं। बोले कि जिलेटिन लिट्टी उट्टी क्या है, नहीं लिट्टी नहीं है दोस्त, ये जिलेटिन एक जेलीनुमा पदार्थ होता है जो उसको चिपका के रखता है अपने साथ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या काम है इसका, तो सेल जो हम लोगों का, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसका नाम क्या है, उसका 5 नाम है। पांचों नाम याद रखेंगे, या तो हम लोग बोल देंगे विद्युत रासायनिक सेल, तो वही है विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे वही है। डेनियल सेल बोलेंगे, डेनियल सेल वही है। गैल्वेनिक सेल बोलेंगे वही है। रेडॉक्स सेल बोलेंगे, रेडॉक्स सेल बोलेंगे वही है। तो विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी नाम है ये आप लोगों का किसका है, विद्युत रासायनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए इसमें आप लोगों का क्या क्या सवाल पूछा गया है। देखिए विद्युतधारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, तो जब भी धारा का प्रवाह का कारण एक चालक होता है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। यानी धात्विक चालक से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण ही धातु में धारा का प्रवाह होता है। यानी कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ही धारा बहेगा, और धातु में चालन किसका जिम्मेवार होता है, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण जिम्मेवार होता है। लेकिन वही आप लोगों से बोले जाए वैद्युत अपघट्ट, तो वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है मेरे दोस्त, वहां पर होता है आयन। यानी वैद्युत अपघट्ट होता तो आयन होता आंसर, लेकिन धात्विक चालक बोले तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा आंसर, धात्विक चालक। बोले गैल्वेनिक सेल बोले, रेडॉक्स सेल बोले, डेनियल सेल बोले, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है दोस्त ये विद्युत रासायनिक सेल होता है, और इसमें एनोड आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एनोड कैसा होता है, माइनस। यही खास बात है और इसीलिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और कोई पूछा जाएगा एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। और कोई पूछ दे कि डेनियल सेल में एनोड का कौन भूमिका अदा करता है, तो जेडेन, ठीक है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, निकालिए समेटिए। फिर बोल रहा है कि ABC में कौन सा अपचयन शक्ति, आपको बता दें कि अपचयन शक्ति या अपचायक क्षमता या अवकरण, देखिए अपचयन शक्ति बोले या क्षमता बोले बात एक ही है। अवकरण के अपचयन के जगह पर कभी अवकरण दे तो घबराना नहीं है, बात एक ही है। ये हमेशा जो होता है ना इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव के, यानी जिसका भी मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा उसका हम लोग का अपचयन शक्ति ज्यादा होगा। और यदि ऑक्सीकारक क्षमता बोलते तो समानुपाती होता है, उसका मान ज्यादा तो इसका भी मान ज्यादा। समझे, बोले कि कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं मेरे दोस्त कि जिसका भी मानक इलेक्ट्रॉन विभव का वैल्यू कम है वही ज्यादा प्रबल अपचायक है। आप बताइए सबसे वैल्यू कम किसका है, सबसे वैल्यू कम किसका है, बोलिए। इसका है, इसका है, इसका है, किसका है, तो भैया इसका है, यानी सबसे ज्यादा यही होगा, बी नंबर। देखिए तो किसमें ऑप्शन में है, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बोल रहा है किसी सेल अभिक्रिया में साम्यावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल होता है, तो साम्यावस्था की स्थिति वही होती है जिसमें सेल का विद्युतवाहक बल, साम्यावस्था उसी को बोलते हैं, जितना टूट रहा होगा उतना जुट रहा होगा। इसलिए साम्यावस्था की स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बोल रहा है कि लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए कौन सा अच्छा उपकरण है कि उसको हम लोग कैथोड बनाकर रख दें। कैथोड बनाकर रखते हैं ना तो उस पर जितना भी गंदगी होता है ना वो सब बाहर निकल जाता है, इससे वहां पर जंग नहीं लगता है। फिर बोल रहा है कि जेडेन, कभी भी हम लोग विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल तो बहुत सारा है, आप मन करें यहाँ पर लोहा लगा दीजिए, यहाँ पर आप कॉपर लगाइए, तो सब विद्युत रासायनिक सेल है। लेकिन यदि जब भी विद्युत रासायनिक सेल में जेडेन और सीयू का इस्तेमाल किया जाए तो इसका एक स्पेशल नाम है। इस स्पेशल नाम क्या है, इसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल नहीं जी, डेनियल सेल। बोल रहा है कि जब लेड संचयक सेल को चार्ज किया जाता है, तो जब भी लेड संचयक को चार्ज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, H2SO4 पुनः उत्पादन होता है, H2SO4 उत्पादित होता है, ये याद रखना है।
फिर बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें प्रदूषण बहुत कम मात्रा में मुक्त होता है। यह अपोलो मिशन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। हम लोग अंतरिक्ष यान के दौरान इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और आने वाला जो टेक्नोलॉजी, आने वाला जो समय है इसी का है कि हम लोग ऐसा व्हीकल्स बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रदूषण कम फैलता है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल भी है। तो ये क्या होता है दोस्त, ये ईंधन सेल होता है। और खास ऑब्जेक्टिव ये है कि इन सबसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, एकदम नाम मात्रा में ईंधन सेल। फिर है अगला, आप लोगों से अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा अभिक्रिया एनोड पर संभव है। और आप लोग मेरे अच्छे से दोस्त हैं दोस्त, आप लोगों को बताया है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। आप ढूंढ के बताइए किस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या इसमें निकल रहा है? हाँ सर इसी में निकल रहा है। क्या इसमें निकल रहा है? नहीं सर। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है? नहीं सर। इसमें इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है, इसका मतलब अवकरण हो रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसका। और जिसमें ऑक्सीकरण बाहर निकल रहा हो वही तो हम लोग का आंसर होगा, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा? ए। चलिए आगे देख लेते हैं। मोलर चालकता का एसआई मात्रक। तो पहले देखिए आपको मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा एम बराबर के गुना 1000 बटा में क्या होता है सी। चूंकि लैम्डा जो होता है रो का उल्टा होता है, तो यदि इसको ओम मीटर में ना नाप कर ओम सेंटीमीटर में नाप दे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस ही बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। और दोस्त यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर मोलरता है, तो मोलरता का मात्रक होता है क्या, मोल लीटर इनवर्स। अब मोल का मोल हो गया मेरे दोस्त, और लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो उसका पावर -1 है, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, मोल सेंटीमीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो के के लिए मात्रक क्या इस्तेमाल हो जाएगा, तो ओम इनवर्स इस्तेमाल किए और सेंटीमीटर इनवर्स किए। और सी के लिए क्या इस्तेमाल किए, तो मोल इस्तेमाल किए और सेंटीमीटर का पावर -3 लेके जाइए। ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, सो -3 ऊपर जाएगा तो +3, और 3 में से गया तो क्या हो गया 2, यानी यही इसका मात्रक होगा। यदि सीमेंस में बोले तो सीमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कौन सा आंसर ऑप्शन है, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, देख लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये हो चुका है। फिर बोल रहे हैं आप लोगों की विद्युत निम्नलिखित में विलयन में विद्युत जिसमें विद्युत का धारा का प्रवाह हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट है। और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD में मानक इलेक्ट्रॉन विभव इतना हो, तो इसमें से बोल रहा है अवकरण क्षमता। अवकरण क्षमता बोले या अपचयन शक्ति बोले, बात एक ही है। और किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो मेरे दोस्त मेरे अच्छे से लोग आप लोग ये बात जानिएगा और सीखिएगा और अपने साथ रखिएगा कि जिसका वैल्यू कम है वही मान ज्यादा है। किसका वैल्यू कम है, तो ए नंबर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। यही हम लोग का सबसे ज्यादा अवकरण क्षमता वाला होगा। किसी सेल का सेल स्थिरांक किसके बराबर होता है, आपको याद रखिएगा, दोनों सेलों के, मान लीजिए ये सेल है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है और इसका क्षेत्रफल A है, तो बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बात खत्म। बोल रहा है कि ZnSO4 और CuSO4, तो ये क्या बोल रहा है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल में कैथोड के रूप में कॉपर होता है और एनोड के रूप में क्या होता है मेरे दोस्त, एनोड के रूप में Zn होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आयनीकरण क्षमता किसने दिया था, तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, तो आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। फिर बोल रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो आपको बताया थे किसी में हमेशा एनोड पर ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अवकरण का। ये हो चुका है सवाल। बोल रहा है जंग है, क्या है जंग, तो जंग जो है वो जलयोजित यानी जल से टूटा हुआ फेरिक ऑक्साइड होता है। फिर बोल रहा है विशिष्ट चालकत्व का, विशिष्ट चालकत्व मतलब क्या, के, और के का सूत्र क्या होता है, 1 में रो, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यदि सेंटीमीटर में नापा जाए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो है टिक आउट कर लेंगे। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जिसका भी क्रियाशीलता कम होगा वो विद्युत अपघटन द्वारा धातु को हम लोग शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मुनियम है, इसका क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये सब का तो कर सकते हैं लेकिन लोहा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।